हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सीटेट का एग्जाम देने वाले 31 जनवरी को। देखिए, जो सीटेट का एग्जाम 2011 से आपका हुआ था और अभी तक, और जितनी भी तैयारी मैंने बच्चों को आज तक कराई है सीटेट के एग्जाम की, तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हमेशा मैं एग्जाम में देखता हूँ जो आपके एग्जाम में कंफर्म पूछे जाते हैं। शायद ही रेयर चांस हुआ होगा ये क्वेश्चन आंसर आपके सीटेट के एग्जाम में आज तक ना पूछे गए हो, वरना हमेशा ही आपके ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज की वीडियो में आपको मिल जाएंगे जो आने वाले आपके सीटेट 31 जनवरी को देखने को मिलेंगे मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। एक एक टॉपिक को, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना और अपने नंबर सिक्योर कर लेना। साथ ही मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, जिन बच्चों ने अभी तक सीटेट के नोट्स नहीं लिए इस पर मैसेज करके नोट्स ले सकता है। सिर्फ मेरे कहने से इनको 7 दिन पढ़ लेना अच्छे तरीके से, लेकिन हर दिन 7 घंटे पढ़ लेना, बस 7 दिन काफी है इनका करना आपके लिए, क्योंकि सारा एनसीईआरटी का कंटेंट इनके अंदर दिया हुआ है। एनसीईआरटी से आपको पता है आपका ईवीएस साइंस सोशल साइंस का पूरा पेपर बनता है। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर 2011 से लेके अभी तक के नोट्स के अंदर मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। उसके अलावा बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके सब कंटेंट थ्योरी सब ये बहुत ही आसान भाषा में डाला हुआ है। यानी आपको सिर्फ एक बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतनी आसान भाषा मैंने इनके अंदर रखी हुई है। तो इनको आप ले लेना और मेरे कहने से सिर्फ इनको 7 दिन पढ़ लो आप, चाहे आपने अभी तक तैयारी की हो या ना की हो। ठीक है, ये सीटेट का एग्जाम आपको 100% पास करा देंगे, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। चलिए बात करते हैं अब इंपोर्टेंट वो टॉपिक या क्वेश्चन आंसर जो आपके सीटेट के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, देखते हैं। ये पहले मैंने टॉपिक लिए, यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मेरे सामने आपको स्क्रीन पर टॉपिक दिख रही है, ठीक है। पहले आपके महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, नोम चोम्स्की, हार्वर्ड गार्डनर। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, एक एक नंबर का इनमें से संबंधित आपके एग्जाम में जरूर आता है। और देखिए, जितने भी टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इन सभी के ऊपर मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोग मेरे कहने से मेरी वीडियो को एक बार देखोगे तो आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बारी में कंसेप्ट आपके माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक इनको पहले करना, मतलब जो टॉपिक आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं पहले इनको जरूर करना है, क्योंकि ये कंफर्म आने हैं। आपका एनसीएफ 2005 आपका कंफर्म आता है आपके एग्जाम में। एनसीएफ से रिलेटेड मान के चलिए एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, 5 से 10 मिल जाएंगे, 15 मिल जाएंगे, लेकिन 5 देखने को जरूर मिलेंगे। हेरिडिटी और एनवायरमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण 1 नंबर का जरूर आता है। सामाजिकरण सोशलाइजेशन आता है। विकास यानी डेवलपमेंट 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे यहाँ से आपके। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन आता है। अधिगम विकार यानी लर्निंग डिसऑर्डर, ये आपका पूछा जाता है, 1 नंबर का कोई विकार पूछ लेगा। शिक्षण की विधियां, ये भी आपके 2 से 4 नंबर तक के आपके सीटेट के एग्जाम में पूछी जाती है। आकलन और मूल्यांकन, असेसमेंट और इवेल्यूशन, यहां से आपके कई क्वेश्चन बनते हैं। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग, ये आपका पूछा जाता है। उद्देश्य पूछे जाते हैं, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, मान लीजिए आपका ईवीएस हुआ, चाहे आपका मैथ्स हुआ, चाहे आपका साइंस हुआ, चाहे आपका सोशल साइंस हुआ, 1 नंबर का हर सब्जेक्ट का ईवीएस उद्देश्य आपको जरूर पूछा जाएगा। और एक एक नंबर का उद्देश्य पूछा जाता है आपके लैंग्वेज के अंदर, जो भी आपने ली होगी, हिंदी इंग्लिश संस्कृत कुछ भी लिया होगा। ठीक है, तो इतना जरूरी है उद्देश्य। उसके अलावा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ये आपका मैथ्स के अंदर जरूर पूछा जाता है। स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, ये आपके मैथ्स में जरूर आता है। उसके अलावा बाकी के टॉपिक देख लीजिए। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, यहां से आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम यानी लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग, यहां से क्वेश्चन आपका जरूर आता है। ठीक है, मातृभाषा और बहुभाषा, यहां से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक मातृभाषा से एक बहुभाषा से। लैंग्वेज स्किल, भाषा के कौशल, जो मैंने आपको बताए हुए, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये चिंतन कौशल, ये आपकी लैंग्वेज स्किल, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। बच्चे की होने वाली गलतियां, त्रुटि, एरर्स, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन आपका टाइम से बनता है, मैथ्स के अंदर पूछा जाता है समय से संबंधित। एक क्वेश्चन आता है आपका पोर्टफोलियो से, और एक क्वेश्चन आता है आपका जेंडर से संबंधित। ये 21 ऐसे टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं जो आपके सीटेट के एग्जाम में मेरे अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूं 100% देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ करो ना करो, इनको जरूर करना टॉपिक को सबसे पहले, अगर आपको ये 21 में से मान के चलिए 20 नंबर अपने कंफर्म करने हैं। उसके अलावा
एनसीईआरटी आपको जरूर आती है आपके पेपर में। अगर किसी का ईवीएस है पेपर 1 है तो 3rd क्लास से लेके 5th क्लास तक की, अगर पेपर 2 है चाहे सोशल साइंस लिया हो या जिन्होंने साइंस लिया हो तो 6 to 8 तक की, ये पूरा का पूरा आपको एनसीईआरटी से जरूर आता है हमेशा ही, क्योंकि सीटेट का आपका एनसीईआरटी से बनता है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हो तो कोई बात नहीं, नोट्स के अंदर एक एक पॉइंट का निचोड़ आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी का, उनको देख लेना आप अच्छे तरीके से लास्ट टाइम में, ठीक है। वरना एनसीईआरटी के ऊपर मैं डिटेल में भी वीडियो बनाने वाला हूं ताकि अपने चैनल पर सारी एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करा सकूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप। अब एक एक करके इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखते हैं जो आपके एग्जाम में देखे ही देखे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिया है वाइगोत्स्की से संबंधित। अब वाइगोत्स्की से संबंधित क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन आपका वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को, ठीक है, यानी जो बच्चे का करंट लेवल होता है परफॉर्मेंस का, उसको सहयोग द्वारा विस्तारित क्या करता है, यानी उसको एक्सटेंड करता है सहयोग द्वारा, हेल्प द्वारा, सपोर्ट द्वारा, तो इसको क्या कहते हैं, बताइए सही आंसर। और देखिए आज जितने भी क्वेश्चन आंसर है इसको एक अपना टेस्ट भी मानकर चलना और देखना आपने कितना स्कोर किया है, ताकि एग्जाम में आपको पता लग जाए कि ये क्वेश्चन आंसर हमको आती भी है सही या नहीं आती, ठीक है। तो एक टेस्ट भी मानकर चलना इसको आप। देखिए जहां पर भी आपको वाइगोत्स्की देखने को मिलेंगे तो वहां पर आपको समाज देखने को जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी, ये इन्होंने सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने ये चीज बताई थी कि जो भी बच्चा चीजें सीखता है वो अपने समाज के थ्रू सीखता है, सोसाइटी से इंटरेक्ट करके बच्चा सीखता है। तो जहां पर भी आपको वाइगोत्स्की देखने को मिले वहां आपको समाज देखने को मिलेगा, आंख बंद करके लगा देना, आंसर सही मिलेगा आपका। उसके अंदर जो इन्होंने टर्म्स बताई थी कुछ वाइगोत्स्की ने, जैसे पहली आपकी जो टर्म है कि जब वयस्क बच्चे के जो करंट लेवल का परफॉर्मेंस होता है उसको सहयोग द्वारा बढ़ाया जाता है, तो वो होता है आपका स्कैफोल्डिंग, जिसको हिंदी में पार्ट या ढांचा बोल देते हैं। जैसे इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे जब हम छोटे थे तो साइकिल चलाते थे, तो जब साइकिल चलाते थे तो हमारे जैसे मम्मी पापा हो गए या हमारे बड़े बहन भाई हो गए, तो हम उसको टेम्परेरी सपोर्ट देते थे। क्या देते थे? टेम्परेरी सपोर्ट या फिर टेम्परेरी गाइडेंस देते थे। तो यही होती है आपकी स्कैफोल्डिंग, जब बड़ों द्वारा, ठीक है, वयस्कों द्वारा टेम्परेरी सपोर्ट या गाइडेंस दी जाती है उसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। और इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण टर्म है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो आपको टेम्परेरी सपोर्ट देते हैं, जैसे कि आपका टीचर हुआ, जैसे इसके अंदर आपके मम्मी पापा हो गए जो साइकिल चलाना सिखाते थे, बड़े बहन भाई हो गए, टीचर हो गया, मैं भी आपका MKO में आऊंगा क्योंकि मैं भी तो आपको सपोर्ट दे रहा हूं, ठीक है। ये होता है आपके MKO और ये होता है आपका स्कैफोल्डिंग। ये खत्म। उसके अलावा एक टर्म आती है आपकी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब देखिए ये क्या होता है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये होता है जो वास्तविक, कहा लिख देता, यहां लिख देता हूं मैं, वास्तविक विकास होता है एक तो हमारा, ठीक है, और एक होता है हमारा संभावित विकास। तो वास्तविक विकास और संभावित विकास के अंतर को, यानी डिफरेंस को बोला जाता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जैसे कि अभी मैं आपको करके बताता हूं, भाई सीटेट के एग्जाम में आपको कितने नंबर लाने होते हैं? 90 लाने होते हैं। अब बच्चा यहां तक लेकर आ जाता है 80 तक, 80, 81, 82, 83, 84 तक लेकर आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और सपोर्ट दी जाए, थोड़ा सा बच्चे को और एफर्ट कराया जाए तो बच्चा 90 तक ले आएगा। तो बच्चे का जो वास्तविक विकास है वो कितना है? वो 80, 81, 82, 83 तक आ रहा है बस। और संभावित विकास कितना चाहता है? 120 लाने का। तो वास्तविक विकास और संभावित विकास के अंतर को, बीच को क्या कहेंगे? यानी 90 नंबर पर जो ये पास हो जाएगा इसको ही कहा जाता है आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास, विकास के समीप आ रहा है ये, ठीक है। तो देखिए जो वाइगोत्स्की से संबंधित सभी टर्म मैंने आपको बता दी, इतना ही आपके एग्जाम में देखने को मिलता है आपको, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपका हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक थ्योरी दी थी हावर्ड गार्डनर ने, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये आपके सीटेट के एग्जाम में कंफर्म मान के चलिए एक नंबर जरूर पूछा जाता है हावर्ड गार्डनर का, ठीक है। जिसमें इन्होंने शुरू में बुद्धि बताई थी 7, उसके बाद बताई एक और जोड़ दी 8, फिर बता दी 9। अगर तीनों ही देखने को मिले, 2 देखने को मिले तो आप लोग 8 लगा देना क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में 8 दी हुई है, ठीक है। तो इसमें से एक एक टाइप की बुद्धि के बारे में कभी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, कोई सी भी एक टाइप की बुद्धि पूछ लेता है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछी है। क्या पूछा हुआ इसमें कि एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? जैसे विशेषता हो उसकी दी हुई है, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता होती है। ये किस तरीके की बुद्धि के अंदर होती है ये? तो देखिए ये होती है आपकी इंटरपर्सनल, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका अंतः वैयक्तिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेता लोग होते हैं
तो नेता लोग इंटरपर्सनल में क्या होता है, जो आदमी दूसरों के साथ बहुत जल्दी इंटरेक्ट करता है और अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल नेता, ये दूसरों की मनोदशा का पता लगा लेगा, जनता का पता लगा लेगा, आइडिया कि भाई हाँ भाई क्या इस टाइम टॉपिक इनको दिया जाए, कौन सा मुद्दा उठाया जाए, और बहुत जल्दी इंटरेक्ट करता है वोट पाने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका इंटरपर्सनल। ठीक है, ये वाली बुद्धि इंटरपर्सनल हो गई। इंट्रापर्सनल जो दूसरों के साथ, जो खुद के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो बाकी की जितनी भी टाइप है, 9 तरीके की बुद्धि है, मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, एक बार वो वीडियो देख लेना। मेरे कहने से आप लोगों का एक कंसेप्ट हमेशा के लिए माइंड के अंदर फिट हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर का आपका पूछा जाता है कोई सी ना कोई बुद्धि से संबंधित। चलिए देखते हैं अब आपका तीसरे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक, ये आपके नोम चोम्स्की। क्वेश्चन है, चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो देखिए, नोम चोम्स्की थे, तो भाषा विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जिसके अंदर इन्होंने बताई थी कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यानी बाय बर्थ एबिलिटी होती है, बाय इन्नेट एबिलिटी होती है बच्चे में। यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद कोई भी भाषा को अपने आप सीख लेता है, उसके अंदर जन्मजात क्षमता होती है। इन्होंने कहा बच्चे के माइंड में एक डिवाइस होता है जिसका नाम है एलएडी, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। इस डिवाइस की हेल्प से बच्चा कोई भी भाषा को अपने आप सीख लेता है। जैसा आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, चाहे मैं हूं, तो हम अपनी मातृभाषा को अपने आप ही सीख गए ना जब हम छोटे से थे। जैसे मेरी मातृभाषा हिंदी है, अभी जो मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो जब छोटा था अपने आप ही सीख गया, ऐसे आप लोग सीख गए, तो आपको किसी की जरूरत पड़ी? किसी की जरूरत नहीं पड़ी। भैया आप अपने फैमिली से, अपनी सोसाइटी से अनुकरण के माध्यम से, यानी कॉपी करने के माध्यम से इस भाषा को सीख गए। ठीक है, और ये बात ये बोलते हैं कि बच्चे के माइंड में डिवाइस होता है एलईडी, इसके थ्रू बच्चा भाषा सीख लेता है। तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा पहला। और जहां पर भी नोम चोम्स्की देखने को मिलेंगे, वहां पर आपको 2 चीजें जरूर देखने को मिलेगी। एक तो ये कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, दूसरा नोम चोम्स्की को वहां पर आपको देखने को मिलेगा सार्वभौमिक व्याकरण। इसको आप लिख लो, सार्वभौमिक व्याकरण, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर, इसको भी आप लिख लेना है। स्ट्रक्चरल ग्रामर भी इसको बोला जाता है, दूसरा नाम भी इसका यही है, यूनिवर्सल ग्रामर यानी कि स्ट्रक्चरल ग्रामर। ये 2 पॉइंट आपको देखने को जरूर मिलेंगे चोम्स्की से संबंधित। और आपकी लैंग्वेज, चाहे आपने हिंदी ली हो, इंग्लिश ली हो, संस्कृत ली हो, कुछ भी ली हो, आपका 1-1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है नोम चोम्स्की से संबंधित। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक की, जिनका नाम है जीन पियाजे। यहां से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, 1 नंबर का कंफर्म, 1 से 2 नंबर तक का भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो दी थी जीन पियाजे ने, इसमें इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी बच्चे की। ठीक है, तो इसमें पूछा है जो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क होता है वो किस अवधि में होता है? तो देखिए 4 अवस्थाएं बताई थी। सेंसरी मोटर स्टेज, जो होती है आपकी जन्म से लेकर 2 साल तक की अवस्था। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है 2 साल से लेकर 7 साल तक की अवस्था। तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है आपकी 7 साल से लेकर 11 साल तक की अवस्था। और लास्ट में होती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 साल से प्लस की अवस्था। ठीक है, या 11 से 15 तक की अवस्था। इन 4 स्टेज में से आपका 1 नंबर का कंफर्म आता है आपके सीटेट के एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन में इसने पूछा है डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस अवधि में होते हैं? तो देखो डिडक्टिव रीजनिंग होते हैं आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, जिसमें बच्चा नियम के ऊपर तर्क करता है। ठीक है, तो ये होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। अगर इंडक्टिव रीजनिंग की बात आती, आगमनात्मक तर्क की बात आती, तो आपका हो जाता कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। बच्चा इसमें एग्जाम्पल के यानी उदाहरण के बेस पर तर्क करता है। समझ गए आप इसको? और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोग सर्च मारना मेरा यूट्यूब पे, मेरा नाम लिखकर, जीन पियाजे की वीडियो सिर्फ आपको एक बार देखनी पड़ेगी। इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे कंसेप्ट है, पूरी वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, आधा घंटा लग जाएगा। तो उस वीडियो को देख लेना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और उससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा जीन पियाजे का क्वेश्चन, उसको आप लोग जरूर देख लेना। अगला महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आपके कोलबर्ग जी, इनसे संबंधित क्वेश्चन देखिए। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। जो स्टोरी इन्होंने, लॉरेंस कोलबर्ग ने अपनी किताब के अंदर जिक्र किया है, उसका नाम है कि वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है। उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती थी, तो उसी की कहानी की ये बात चल रही है बेसिकली, क्योंकि ये यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। तो कोलबर्ग के अनुसार नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत यानी कि मोरल थ्योरी किसने दी थी? लॉरेंस कोलबर्ग ने। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी? 3 अवस्थाएं बताई थी। 3 अवस्थाओं की भी उप अवस्थाएं 2-2, टोटल वह 6 हो जाएगी, लेकिन 3 अवस्थाएं इन्होंने स्टेज बताई थी। आज से पूछा है बच्चा नैतिक विकास की किस
अवस्था के अंतर्गत आता है? तो देखिए वो आ जाता है आपका दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, ठीक है, यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चा आ जाता है। ये 3 स्टेज में से जो पहली स्टेज थी उसके अंदर बच्चा आता है, ठीक है। बाकी इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, सिर्फ एक बार मेरे कहने से वीडियो देख लेना, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका कोलबर्ग का कंसेप्ट हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। तो 5 मनोवैज्ञानिक आपके कंफर्म हो गए, ये आपके पांचों ही पांचों पूछे जाता है आपके सीटेट के एग्जाम में। अगला टॉपिक आता है आपका एनसीएफ से संबंधित। मैंने बताया एनसीएफ मिनिमम बता रहा हूं 5 नंबर आपके सीटेट के एग्जाम में जरूर दिलाएगा। जो आपके एनसीएफ के सिद्धांत है वहां से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा है कि एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन कराना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सम्मिलित नहीं है 5 सिद्धांतों में से, ठीक है भाई। एनसीएफ क्या कहता है कि रटने को महत्व न प्रदान करना, यानी रोट लर्निंग की बात करता है कि बच्चों को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। पुस्तकों के इतर ज्ञान प्राप्त करना, कि मतलब विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से जोड़ा जाए, ना कि पुस्तकों के माध्यम से। ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए या बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, ये बात कहता है एनसीएफ, ये वाली बात कहता है, ठीक है। टीचर सेंटर्ड, करिकुलम सेंटर्ड, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड आपकी पद्धति ना हो, आपकी क्लासरूम नहीं होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए बाल केंद्रित आपकी होनी चाहिए, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ये बात कहता है आपका एनसीएफ। और राष्ट्र के प्रति आशावान सिद्धार्थी तैयार हो सके, ये भी कहता है आपका एनसीएफ। ये 5 सिद्धांत आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5 के सिद्धांत आपके लगभग 5 नंबर जरूर दिखलाएंगे। एनसीएफ के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, अगर उसको एनसीएफ वाली वीडियो को आपने मेरी देख लिया तो आपको पेडागोजी सोल्व करने का तरीका आपको पता लग जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से पेडागोजी को सोल्व किया जाता है। उस वीडियो को जरूर देख लेना। जितने भी कंसेप्ट या क्वेश्चन बता रहा हूं ना, इनसे संबंधित वीडियो जरूर देख लेना, चैनल में मैंने डाली हुई है, मेरा नाम यूट्यूब पर सर्च करना, हर वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसऑर्डर अधिगम विकार से संबंधित जरूर पूछा जाता है आपके सीटेट के एग्जाम में। कोई सा ना कोई सा एक विकार आपको देखने को मिलता है जरूर आपके सीटेट के एग्जाम में। जैसे इसमें पूछा है बच्चे को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है, यानी मैथ से संबंधित बच्चों को प्रॉब्लम है, तो मैथ से संबंधित जो विकार होता है उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया, ठीक है। आंसर दूसरा हो जाएगा, जिसमें मैथ से संबंधित कोई भी बच्चों को प्रॉब्लम हो। डिस्ग्राफिया होता है आपका लेखन से संबंधित विकार, जब बच्चे को लेखन में लिखने में कोई दिक्कत हो जाती है, ठीक है, लिखने में परेशानी महसूस करता है, जैसे 100 को वाज लिख देता है, उल्टा लिख देता है, 21 को 12 लिख देगा। डिसलेक्सिया होता है आपका पढ़ने से संबंधित विकार, यानी आपका पठन विकार हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित विकार। बाकी के विकार के ऊपर वीडियो देख लेना, इसको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से बताया हुआ है, उस ट्रिक के माध्यम से आपको सिर्फ 5 मिनट में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक और जरूरी बात, देखिए मैथ्स के ऊपर मैंने एक मैराथन क्लास बना दी है आपकी मैथ्स की पेडागोजी के ऊपर, उस मैराथन क्लास को मेरी देख लेना, पेडागोजी वाली को आप मान कर चलिए 10 से 12 नंबर उस वीडियो से आपको मिल जाएंगे। मैराथन क्लास मैंने डाली हुई है, यूट्यूब पर सर्च कर लेना सीटेट मैथ्स मैराथन और मेरा नाम लिख देना सचिन के नाम से, वो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आज 8 बजे, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना, आज 8 बजे जो मैथ्स के न्यूमेरिकल आते हैं आपके 15 नंबर के, इनके ऊपर मैं आपकी मैराथन क्लास आज रखने वाला हूं शाम को 8 बजे, इसको देख लेना। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने न्यूमेरिकल सोल्व किए तो मैं आपको ये मान कर चलिए 10 से 12 नंबर आपके इसी मैराथन क्लास से आपको देखने को मिल जाएंगे, जो वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही इजी वे में आपको बताऊंगा और वो क्वेश्चन बताऊंगा, वो टाइप बताऊंगा जो आपके सीटेट के एग्जाम में कंफर्म देखने को मिलती है, इससे बाहर आपके न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे। तो मैराथन के लिए आज 8 बजे तैयार रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी देख लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए 8 बजे, ठीक है। तो ये मैं कराऊंगा आज मैराथन क्लास को। चलिए बढ़ते अब आपके अगले टाइप या अगले क्वेश्चन के ऊपर। और जितनी भी सब्जेक्ट है सभी की मैराथन क्लास में आपको कराऊंगा। ईवीएस, हिंदी और आपकी पेडागोजी कंप्लीट हो गई है, संस्कृत, इंग्लिश और उसके अलावा साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स के न्यूमेरिकल की वो मैं जल्दी कराऊंगा, ठीक है। तो 8 बजे चैनल पर आ जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगला एक तरीके का क्वेश्चन आता है आपका भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से, कि इन दोनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहले जान लीजिए भाषा अर्जन क्या हो जाता है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन। तो लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा अर्जन को बोलते हैं जब किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है, यानी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सीखा जाता है। जैसे मेरी अभी जो भाषा है, चाहे आपकी जो भी भाषा हो, मेरी जैसे हिंदी भाषा है तो इसको मैं अपने आप सीख गया। जैसे नोम चोम्स्की कहते थे कि दिमाग के अंदर एक डिवाइस होता है एलईडी, उससे सीख जाता है। तो भाषा अर्जन में कोई भी बच्चा प्राकृतिक रूप से किसी भाषा को सीख लेता है, जबकि भाषा अधिगम इसका अपोजिट होती है। भाषा अधिगम में किसी भाषा को सीखने के लिए संसाधनों की यानी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है।
जैसे मान लीजिए अगर मुझे कोई दूसरी भाषा सीखनी हो, इंग्लिश भाषा मुझे सीखनी हो, तो इंग्लिश के मुझे टीचर की जरूरत पड़ेगी, इंग्लिश के रूल्स मुझे पता होनी चाहिए, इंग्लिश की बुक की मुझे जरूरत पड़ेगी। ये होता है आपका भाषा अधिगम। अब क्वेश्चन इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, अब उसको देखते हैं। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल, सांस्कृतिक विभिन्नता का दोनों के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। दूसरा, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। देखो, आप जो भी अपने माइंड में कंसेप्ट बनाओगे, जैसे मान लीजिए मेरी भाषा हिंदी है, आपकी जो भी भाषा होगी, तो अपने माइंड में जितने भी कंसेप्ट बनाओगे वो अपनी मातृभाषा में बनाओगे। जैसे मान लीजिए बच्चा डॉग देख लेता है, तो इससे संबंधित जितने भी कंसेप्ट होते हैं, पूंछ होती है, ये भौंकता है, या चाहे गाड़ी देख लेता है, कुछ भी देखता है, जो भी कंसेप्ट बनाता है वो सिर्फ आप लोग भी अपनी मातृभाषा में ही बनाते हो। अगला है, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। देखिए, तो इसमें आपका ये आंसर सही हो जाएगा। तीसरा कि कौन सा सही नहीं है, ये इसमें आपका सही नहीं है। ठीक है, बाकी उसमें के अलावा चौथा ऑप्शन आपका सही है कि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होती है और सरल होती है, इसको इजीली सीखा जाता है। जैसे मैं, आप लोग और हम लोग इजीली सीख गए इसको। ठीक है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, या इसके साथ लिख लीजिए भाषा अधिगम थोड़ा जटिल होता है। जटिल तो होता ही है, अब मुझे हिंदी से इंग्लिश सीखनी पड़े, जर्मनी सीखनी पड़े, तो मुझे प्रयास तो करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर आप समझ गए, लेकिन बाकी के जितने भी पॉइंट बताइए इन दोनों टर्म से संबंधित उनको कर लेना। जितनी चीजें अभी बताइए सिर्फ इतनी आपको देखने को मिलेगी आपके एग्जाम के अंदर। चलिए बात करते हैं अब अगले टाइप या अगले क्वेश्चन के बारे में। यह क्वेश्चन आपका पोर्टफोलियो से संबंधित कि बच्चे की भाषा संबंधित कर्मिक प्रगति का लेखा जोखा करना किससे संभव है। यह क्वेश्चन आ जाता है भाषा संबंधित विकार का आकलन का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है। दो टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, भाषा संबंधित कर्मिक विकास का आकलन या उसका लेखा जोखा करना, यह किसके अंदर किया जाता है, किससे संभव है, तो होता है आपका पोर्टफोलियो से। पोर्टफोलियो को मैंने बताया हुआ क्या होता है। पोर्टफोलियो एक ऐसी फाइल होती है जिसमें बच्चे के सभी प्रकार के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, चाहे बच्चे की खुद की व्यक्तिगत जानकारी हो, चाहे बच्चे की फैमिली की जानकारी हो, चाहे बच्चे की उपलब्धियां हो, उसकी कमियां हो, या उसके अलावा जो भी बच्चे ने हासिल किया है एक साल के दौरान, उस सभी को पोर्टफोलियो के अंदर रखा जाता है एक टीचर के द्वारा। ठीक है, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है बच्चे के आकलन का पोर्टफोलियो, इसके थ्रू सबसे बढ़िया असेसमेंट हो सकता है। और भाषा संबंधित कर्मिक विकास का लेखा जोखा की भी इसके अंदर होता है। जैसे मान लीजिए भाई इस महीने इतनी प्रोग्रेस है, अगले महीने ज्यादा हो गई बच्चे की, अगले महीने और ज्यादा हो गई, फिर कम हो गई, इस तरीके से पूरा लेखा जोखा पोर्टफोलियो के अंदर रखा होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन यानी अगले टाइप के ऊपर। देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपके सीटेट के मैथ्स में जरूर पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल और निकालने को पूछ लेता है किसी भी नंबर का। आपको कभी कभी अलग अलग दे देता है एक एक नंबर का, कभी कभी एक ही क्वेश्चन दे देता है। देखो इसको करने का, सोल्व करने का तरीका, यहां पर कोई भी नंबर आपको दे देगा, 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सारगुणन यानी स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, और इन्हीं नंबर के सबसे बड़े सारगुणनखंड यानी कि बिगेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब देखिए, जब भी आपसे पूछे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने की, जब भी आपसे पूछे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने की, तो उन नंबर का आपको एलसीएम ले लेना है। ठीक है, क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। और जब भी पूछे बिगेस्ट कॉमन फैक्टर की, तो उन नंबर का आपको एचसीएफ ले लेना है। अब देखो मैं कराता हूं आपको कैसे करना है। 5, 10 और 35 का स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो 5, 10 और 35 का एलसीएम आप लोग ले लो। यही तो लेने को कहा है ना मैंने, चलो इसको लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। अब तो कटेगा नहीं। ठीक है, देख लीजिए 1 1 आ गया, अब कटेगा नहीं। तो 5 2 जा 10 और 10 की 7 से करेंगे, ये हो जाएगा आपका 70 यानी 70 हो जाएगा। एलसीएम कितना है, 70, यानी कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल निकल कर आ गया आपका 70। उसके बाद बिगेस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें क्या काम करते हैं, इसमें हम लेते हैं एचसीएफ लेते हैं इसके अंदर। और एचसीएफ निकालने का क्या तरीका होता है, एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर लेना होता है जो इन सभी नंबर को डिवाइड कर देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं 5 ले लेता हूं, तो 5 से 5 भी डिवाइड हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, 35 भी डिवाइड हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या निकल कर आ गया, 5। तो एलसीएम निकला 70, एचसीएफ निकला 5। क्या है, इन दोनों का अंतर यानी डिफरेंस पूछा है, तो 70 में से 5 घटा दो, आंसर आ जाएगा आपका 65। ठीक है, देखिए कितना इजीली वे में आपको समझ गए। और ये क्वेश्चन आपके सीटेट में जरूर पूछा जाता है, एक नंबर का तो कंफर्म आएगा। ठीक है, और बाकी आज 8 बजे मैं मैराथन क्लास रखने वाला हूं इन्हीं न्यूमेरिकल के ऊपर, जो ये टाइप आपके सीटेट के एग्जाम में पूछी जाती है। और उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन आंसर जो आज तक पूछे गए, उन सभी को आज 8 बजे मैराथन क्लास में मैं रख दूंगा, तो चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन मानती है कि हमें डैश के अनुरूप बदलना है। देखो मैंने आपको बताया हुआ इंक्लूसिव एजुकेशन आपके एग्जाम में जरूर आता है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, समावेशी शिक्षा है, समावेशी कक्षा
कि ऐसी शिक्षा जहां पर सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा दी जाती है बिना किसी भेदभाव के, चाहे बच्चे की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, उनको समान शिक्षा दी जानी है। ठीक है, अब ये कहती है, मानते हैं कि हमें यानी हम लोगों को, हमको बच्चे के अनुरूप बदलना है। किसके अनुरूप बदलना है? हमें बच्चे के अनुरूप बदलना है, ना कि सॉरी, ये क्वेश्चन उल्टा हो गया, कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। ठीक है, यानी जितनी भी व्यवस्था है, जितना भी सिस्टम है, सिस्टम के अंदर कौन आ जाएगा? सिस्टम के अंदर टीचर आ जाएंगे, सिस्टम के अंदर प्रिंसिपल आ जाएगा, सिस्टम के अंदर अधिकारी जितने भी लोग संबंधित है वो सब आ जाएंगे। उस पूरे सिस्टम को हमें बच्चे के अनुरूप बदलना है। यानी सेंटर्ड में कौन होना चाहिए? बच्चा होना चाहिए, चाइल्ड होना चाहिए। जितनी भी पॉलिसी आएगी, जितने भी आगे योजनाएं आएंगी, वो सभी बच्चे के हित के लिए होंगी, बच्चे के लिए उपयोगी होगी। ठीक है, इसलिए सारी व्यवस्था बच्चे के अकॉर्डिंग हमको करनी है। आंसर पहला सी हो जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलती है। चलिए अगला देखते हैं, आपका उद्देश्य है। ये आगे ना आपका उद्देश्य है, आपके हर सब्जेक्ट में एक एक नंबर का उद्देश्य आपको पूछा जाता है, चाहे आपका पर्यावरण अध्ययन हो, चाहे आपका सामाजिक अध्ययन हो, चाहे आपका विज्ञान हो, चाहे आपके अलावा लैंग्वेज हो, हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो भी आपने ली होगी, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। यानी उद्देश्य के आपके करीबन 5-6 क्वेश्चन जरूर आएंगे हर सब्जेक्ट में। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा उद्देश्य नहीं है, देखते हैं कौन सा उद्देश्य नहीं है। बच्चों को पाठ्य पुस्तकों की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। जिस भी ऑप्शन में आपको दिख जाए परिभाषाएं यानी डेफिनेशन की बात आ जाएगी, वो ऑप्शन आपका कभी हमेशा भी सही नहीं होने का, वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। हमें बच्चों को परिभाषाएं या रोट लर्निंग या स्मरण या प्रत्यय स्मरण ये नहीं कराना, हमें उनको समझाना है, बच्चों को खुद से ज्यादा चीजें करानी है। ठीक है, लेकिन बाकी के तीनों इनको अच्छे तरीके से देख लो, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि बच्चे की जिज्ञासा यानी जो बच्चे की क्यूरियोसिटी होती है और सृजनात्मकता यानी जो क्रिएटिविटी होती है उसका पोषण करना चाहिए, ये आपका उद्देश्य होता है। ठीक है, किसी भी आपका सब्जेक्ट का, चाहे पर्यावरण हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। परिवेश या मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये भी उद्देश्य होता है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजना के क्रियाकलापों से जोड़ना, सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका, कि जितना बच्चा खुद करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, और करके सीखता है और हस्तपरक गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, यानी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के माध्यम से सीखता है, ये आपका उद्देश्य होता है। एनसीएफ भी इसी बात को कहता है, तो इसलिए आपको हमेशा इसको सही लगाना है। ये तीनों ही आपके उद्देश्य, इनको अच्छे तरीके से देख लेना, आपके दूसरे सब्जेक्ट में भी यही पूछे जाते हैं एक एक नंबर के। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा, विकास से संबंधित 2 से लेकर 4 नंबर तक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो विकास के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, उस वीडियो को जाके देख लेना, आपको विकास के जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। वरना नोट्स के अंदर मैंने इसको बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, उनको देख लेना। और देखिए लास्ट के टाइम पे भी बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर अगर हम लास्ट के 10 दिन इसको पढ़ लेंगे तो हमारा क्रैक हो जाएगा, या पढ़ लेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए मेरे कहने से सिर्फ आप इनको 7 दिन पढ़ लीजिए, ठीक है, आपका पास नहीं होगा, बहुत अच्छे नंबर से पास होगा, और 7 दिन में आप इनको इजीली पढ़ पाओगे। मैंने इतनी इजी लैंग्वेज में ये बनाई हुई है कि आप लोगों को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में टॉपिक उठाना, वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा, फिर यूट्यूब पर वीडियो देख लेना और उसके सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आप पास नहीं कर जाओगे, बहुत अच्छे नंबर से इसको पास कर जाओगे, तो इनको आप लास्ट के टाइम में ले सकते हो। मैंने इसकी ज्यादा कोई कॉस्ट भी नहीं रखी है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए पढ़ते हैं, डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, यानी जो विकास होता है वो हमेशा चलता रहता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि विकास मां के गर्भ से शुरू हो जाता है और विकास जो है मृत्यु तक चलता रहता है, यानी विकास एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, यानी विकास जो है, यहां पर 2 ऑप्शन आपको दिए हुए, यानी विकास जो है आपका परिवर्तनीय है, तो ये भी आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके अलावा विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, यानी जो डेवलपमेंट होता है उसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब भी विकास की बात आ जाएगी, वो आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ये दोनों आपके सीटेट के एग्जाम में जरूर आता है, देखते आग बंद करके सही लगा देना। ठीक है, उसके अलावा जो विकास होता है वो सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसको प्रभावित नहीं करते, ये आपका गलत है। ऑप्शन में यही पूछा कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो यही सिद्धांत नहीं है। बाकी तीनों के तीनों इसके विकास के सिद्धांत हैं, और इसके अलावा बाकी के जितने भी सिद्धांत हैं वो आप लोग वीडियो में या फिर नोट्स में जाके देख सकते हो, आपको सारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। अगला टाइप का क्वेश्चन आपका कि क्लास 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र है कि शिक्षिका यानी जो फीमेल टीचर होती है एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, मतलब यहाँ पर फीमेल टीचर को घर में काम करने वाली महिला के रूप में दिखाया है। ठीक है, जबकि डॉक्टर और पायलट के रूप में पुरुष को दिखाया गया है।
तो इस प्रकार के चित्रण से क्या बढ़ सकती है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, आना ही आना है आपके एग्जाम में। ये आपका जेंडर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछ लेगा, जैसे आपको पूछा है कि जो लड़कियां होती है, जो शिक्षिकाएं होती है, जितनी भी फीमेल होती है, वो घर के काम अच्छे कर लेती है, लेकिन जो पुरुष होते हैं वो बाहर के काम ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं, जैसे डॉक्टर या पायलट बनते हैं। भाई एक बात बताओ, जो फीमेल होती है वो भी तो आज की डेट में डॉक्टर है, वो भी तो पायलट है, और बहुत से पुरुष ऐसे हैं जो आज की डेट में अच्छा खाना बनाते हैं, घर के काम भी अच्छे तरीके से करते हैं। या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि लड़कियों का मैथ्स गणित के अंदर कमजोर होती है और लड़कों का मैथ्स अच्छा होता है। ये भी आपका किससे संबंधित हो जाएगा, जेंडर बाई से, यानी लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक रूढ़िबद्धता से ये संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको यही चीज देखने को मिलेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन से आपको बचना है हमेशा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, उन दोनों को इक्वल आपको मानना है, इनइक्वलिटी की बात नहीं करनी है, असमानता की बात नहीं करनी, तो वरना वो आपका लैंगिक पूर्वाग्रह से संबंधित हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका फोर्थ, लिंग रूढ़िबद्धता। इसलिए ऐसे क्वेश्चन से बचना है और दोनों को ही प्रेफरेंस देनी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। चलिए बढ़ते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर, यानी अगले टाइप की ओर। देखो, चाहे आपकी भाषा हिंदी हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, संस्कृत हो, चाहे आपकी कोई भी भाषा हो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से होते हैं। देखो, 4 तरीके के कौशल मैंने आपको बताए थे, 4 में 2 तो होते हैं आपके अभिव्यक्तात्मक। अभिव्यक्तात्मक कौशल किनको कहते हैं, जब जिन कौशल के माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हो। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, तो मैं अपने जो चीजें बोल रहा हूं आपको ये वीडियो के माध्यम से चीजें समझा रहा हूं, कैसे अभिव्यक्त कर रहा हूं, तो बोलकर ही तो कर रहा हूं। ठीक है, और दूसरा कैसे कर रहा हूं, अपने विचारों को अभिव्यक्त लिख कर रहा हूं। ये 2 होते हैं आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल। उसके अलावा एक होते हैं आपके गणनात्मक कौशल, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, ग्रहण। भाई जो भी आपको चीजें समझाई जा रही है, जो चीज आप सुन रहे हो, उसको ग्रहण कैसे कर रहे हो, यानी जो मेरे विचार है उसको आप लोग ग्रहण कैसे कर रहे हो। जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, अपने कान में ईयरफोन आपने लगाई होगी, कैसे कर रहे हो ग्रहण, सुनकर कर रहे हो। एक तो भाई सुनकर ही तो कर रहे हो मेरी आवाज को, दूसरा कैसे कर रहे हो, पढ़कर, यानी जो चीजें मैं लिख रहा हूं उसको पढ़कर कर रहे हो। तो ये हो जाते हैं आपके दोनों के दोनों गणनात्मक कौशल। ये आपके सीटेट के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, 1 नंबर का जरूर पूछा जाएगा, 1 से 2 नंबर का आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। इनको कर लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि आपकी लैंग्वेज के अंदर ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी अगली टाइप देखते हैं। अगला टाइप है आपका कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। तो स्वयं आकलन यानी सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इन्हीं 4 ऑप्शन में से। आपको 1 से 2 नंबर का भी जरूर देखने को मिलेगा। देखिए कैसे, पहले मैं बात करता हूं इसके बारे में, आंसर आप लोग उसके बाद खुद देना इसका क्या सही रहेगा। देखिए, पहले मैं बात करूंगा असेसमेंट फॉर लर्निंग की, यानी सीखने के लिए आकलन की। ये एक ऐसा असेसमेंट होता है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान या उससे पहले होता है। जैसे अभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से चीजें समझा रहा हूं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने लग जाऊं, आपका आकलन करने लग जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान हो रहा है। भाई वीडियो बनाने से पहले मैंने क्या सोचा कि यार मैं बच्चों को कम से कम 20 ऐसे टॉपिक या 20 ऐसे क्वेश्चन दे दूं जो इनके सीटेट के एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से पहले जितनी भी चीजें हम करते हैं वो भी आपकी किसके अंदर आ जाती है, असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर, यानी सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं, अधिगम के लिए आकलन हो जाएगा कंप्लीट पहला। उसके अलावा ध्यान से सुनते जाना इनको, ये आपके एग्जाम में आनी है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये होता है जब काम खत्म हो जाता है, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाता है। जैसे वीडियो खत्म हो जाएगी, वीडियो के खत्म होने के बाद आप लोग अपना स्कोर बताते हो कि भाई सर हमारा इतना स्कोर आया है। या जैसे बच्चे की जो वार्षिक और जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है वो भी किसके अंदर आती है, वो भी असेसमेंट का आकलन के अंदर आएगी। ठीक है, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग वो आपका हो जाएगी, दूसरा हो गया। उसके अलावा जो तीसरा बचा आपका असेसमेंट एज लर्निंग की, सीखने के समान आकलन। इसमें बच्चा जो असेसमेंट करता है अपना खुद करता है, आकलन अपना बच्चा खुद करता है। जैसे बचपन में देखा है ना कि हम अपने दोस्त को अपनी कॉपी या किताब दे देते थे कि उससे कहते थे यार तू मुझसे क्वेश्चन पूछ, फिर मैं उसका आंसर दूंगा। तो हमारा दोस्त हमसे क्वेश्चन पूछता था तो हम उसका आंसर देते थे। यानी इस असेसमेंट में हम अपना आकलन खुद कर रहे हैं या अपने फ्रेंड के थ्रू करा रहे हैं। तो ये होता है असेसमेंट एज लर्निंग। जो क्वेश्चन भी आपका दिया है स्वयं आकलन यानी सेल्फ असेसमेंट, जिसमें खुद आकलन किया जाता है, आंसर आपका तीसरा सी हो जाएगा। ये तीनों तरीके के असेसमेंट एक एक नंबर का कोई से ना कोई से आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, तीनों ही मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण टर्म है इसमें आपको सीसी का मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। हिंदी में बात करें तो सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी एक ऐसा मूल्यांकन जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है और कॉम्प्रिहेंसिव होता है, यानी व्यापक रूप से होता है। व्यापक के अंदर क्या क्या आता है, इसमें बच्चे के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल किया जाता है। इसको आप लिख लेना, शैक्षिक और सह शैक्षिक।
भाई शैक्षिक के अंदर तो आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजें आ जाएगी, आपकी टेक्स्ट बुक आ जाएगी, करिकुलम आ जाएगा। शैक्षिक में बाकी की गतिविधियां आ जाएगी, जो बच्चा जैसे मान लीजिए पीटी योगा करता है, तो व्यापक रूप से इसके अंदर सभी को इंक्लूड किया जाता है और लगातार किया जाता है ये वाला इवेल्यूशन, यानी ये वाला आपका मूल्यांकन। ये हो गया आपका सीसी कंप्लीट। इसको अच्छे तरीके से कर लेना, ये आपका आना ही आना है एग्जाम के अंदर, जो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए पार्ट 1 आज आपका कंप्लीट हो गया। जो इसके बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं, जो बाकी के टाइप बचे हैं पार्ट 2, वो आपको दूसरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, सीपी स्टडी पॉइंट पर। इस पर मैंने फरमान सर से बोल दिया है कि इसको कंप्लीट करा देना इस वाली वीडियो को, क्योंकि मुझे आज आपके लिए 8 बजे मैथ की मैराथन क्लास रखनी है न्यूमेरिकल वाली, ताकि आप लोगों का 15 नंबर में से मान के चलिए करीबन 12 नंबर में आपको इस वीडियो के माध्यम से दिला सकूं। ठीक है, तो पार्ट 2 के लिए सीपी स्टडी पॉइंट पर आप लोग जाके देख लेना, वीडियो आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सीपी स्टडी पॉइंट को, और 8 बजे आप लोग तैयार रहना। चैनल जब सब्सक्राइब करो तो उसके नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। और ये वाली मैराथन क्लास में आज आपका जिन बच्चों का मैथ्स बहुत ही वीक है, कम है, कमजोर है, थोड़ा बहुत आता है, तो वो लोग इस वीडियो को देखकर चले जाना एग्जाम में, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। उससे बाहर आपका मुझे नहीं लगता 15 में से मान के चलिए 12-13 नंबर आपको मिल जाएंगे उस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोनों ही चैनल को। इन दोनों चैनल पर आपको पूरी तैयारी देखने को मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, मिलते हैं शाम को 8 बजे।